हेलो इवन, देखिए लास्ट क्लासेज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए है उससे क्या बनता है, आरएनए। लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर होता है स्प्लिट जीन। जो स्प्लिट जीन है उसके पास में जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती है। मीन्स जो जीन है उसके अंदर कोडिंग सीक्वेंस एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो जब इस जीन का, यूकेरियोटिक जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उससे जो आरएनए बनता है उसको हम एमआरएनए नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि इसके पास भी कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दोनों टाइप के जो सीक्वेंस है वो मिलती हैं। उसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के बारे में। उसमें हमने देखा कि जो एचएनआरएनए है इसके अंदर जो भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस थी, जिनको हमने बोला था क्या, इंट्रॉन, इंट्रॉन को यहाँ से कट करके रिमूव किया जाता है, एंड जो एक्सॉन होते हैं यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस है इनको फिर से रीजॉइन किया जाता है। तो ये जब प्रोसेसिंग हो जाती है इसके बाद में अब जो मेच्योर आरएनए बनता है इसको हमने क्या बोला, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। देखिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ये जो प्रोसेसिंग है ये होती है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद में अब ये जो एमआरएनए है ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर्ट से होता हुआ कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड वहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, ट्रांसलेशन। मतलब ये जो एमआरएनए है इसका जो 5 प्राइम एंड है, अब इस पे जो राइबोसोम है वो बाइंड करेंगे। एमआरएनए के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, भाई इसको हमने क्या बोला है, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए से ये एक तरह से मैसेज लेके आया है राइबोसोम तक या प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी तक कि भाई इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करके इसके अकॉर्डिंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको सिंथेसाइज करना है। तो एक तरह से जो जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक जो मैसेज है उसको ये ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, मैसेंजर आरएनए। तो ये जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, इससे राइबोसोम बाइंड करते हैं एंड इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका सिंथेसिस स्टार्ट होता है। अब अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद तो क्या होना चाहिए एक्चुअल में, ट्रांसलेशन। लेकिन जो ट्रांसलेशन है इसको समझने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक कोड, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो आज हम देखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड। अब पहली बात ये कि जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है। ये अगर हम बात करते हैं डीएनए के बारे में, पहले हमने देखा डीएनए का रेप्लिकेशन, मीन्स डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। देखिए डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ से ये भी आइडिया लग गया था कि भाई डीएनए से जो नया डीएनए है ये भी बन सकता है। डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग होंगे, दोनों जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। अब वो जो स्ट्रैंड है यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनके सामने क्या बन जाएगा, नया स्ट्रैंड। तो एक तरह से कॉम्प्लीमेंटेटिव वाला जो रूल है उसकी वजह से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इवन जो आरएनए का फॉर्मेशन है वहाँ पे भी क्या लगता है, कॉम्प्लीमेंटेटिव वाला रूल लगता है। हमने देखा कि 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के अंदर, 2 में से एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड वो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आरएनए यहाँ पे बना है डीएनए के स्ट्रैंड से, यहाँ भी कौन सा रूल लगता है, कॉम्प्लीमेंटेटिव रूल लगता है। मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो तैयार होता है। देखिए डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन एंड जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन है इसको समझने में उतनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आई कि मतलब किस प्रोसेस से, किस तरह से जो नया न्यूक्लियोटाइड की चेन है उसका सिंथेसिस होगा। जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड की चेन है उसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री नई चेन है उसका सिंथेसिस होता है, चाहे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो, मीन्स रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन। दिक्कत आती है आगे, जो आरएनए है इससे क्या बनता है एक्चुअल में, प्रोटीन। अब देखिए डीएनए या जो आरएनए की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। भाई डीएनए भी किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, एंड जो आरएनए है वो भी किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन जो प्रोटीन है वो किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से। तो डीएनए या आरएनए का जो मोनोमर है, भाई डीएनए या आरएनए क्या होते हैं, एक तरह से पॉलीमर होते हैं। तो डीएनए या आरएनए का जो मोनोमर है वो तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, एंड जो प्रोटीन का मोनोमर है वो क्या होता है, अमीनो एसिड। तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है एंड जो अमीनो एसिड है उनके बीच में एक तरह से जो लिंक है उसको इस्टेब्लिश करना था। इनको ये तो जो भी साइंटिस्ट थे यहाँ पे इनको ये तो पता था कि कहीं ना कहीं ये जो डीएनए है या जो आरएनए है इसी के पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट है अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। क्योंकि जो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन के अंदर क्या होंगे, कई सारे अमीनो एसिड होंगे। तो पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा। तो ये जो अमीनो एसिड की स्पेसिफिसिटी होती है
किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर या प्रोटीन के अंदर इसको डिसाइड करने का जो काम है, इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल में वो किसके पास में थी? डीएनए के पास में। जो डीएनए था उसने वो जो इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफर कर दी किसको? एमआरएनए को। अब वो जो एमआरएनए है उसके पास में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि भाई इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको सिंथेसिस करना है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको सिंथेसाइज किया जाएगा एमआरएनए के पास में जो कोडोन्स, जो कोड प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, उनको रीड करके। तो यहाँ पे एक तरह से जो लिंक है वो इस्टेब्लिश करना था बिटवीन डीएनए या आरएनए एंड प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन एक्चुअल में प्रोटीन बने होते हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या मिलते हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन का मोनोमर। तो अमीनो एसिड तो केवल 20 टाइप के हैं, लेकिन हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का जो नंबर है, मतलब प्रोटीन तो हजारों लाखों टाइप के होते हैं। इवन आप ये भी देखो, जैसे हम अपनी बात करें तो हम लोगों के अंदर कई सारे जो प्रोटीन है वो ऐसे बनेंगे जो कि प्लांट के अंदर नहीं बनेंगे। प्लांट के अंदर कई सारे प्रोटीन ऐसे बनते हैं जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं बनते हैं या किसी एनिमल के अंदर नहीं बनते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कई सारे प्रोटीन ऐसे बनते हैं जो कि न तो किसी एनिमल में बनेंगे, नहीं किसी प्लांट में बनेंगे। जबकि आप देखो जो अमीनो एसिड है, मतलब इन प्रोटीन को बनाने वाले जो अमीनो एसिड है वो तो केवल 20 ही है, मतलब 20 टाइप के हैं। 20 टाइप के जो अमीनो एसिड है, इतने अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करते हैं। तो बात ये आती है कि भाई ये जो प्रोटीन है इनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो किस वजह से आती है? 2 वजह से। पहली बात तो ये कि वो जो प्रोटीन है वो कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है। भी हो सकता है कि कोई जो प्रोटीन है वो बना हुआ हो 150 अमीनो एसिड से। हो सकता है कि कोई प्रोटीन बना हो 200 अमीनो एसिड से। हो सकता है कि कोई प्रोटीन बना हो 250 अमीनो एसिड से। तो एक तो ये कि जो प्रोटीन है वो कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है, कितने जो प्रोटीन, मतलब कितने जो अमीनो एसिड है वो एक के बाद एक अरेंज हुए हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड है उससे जो अमीनो एसिड है वो अटैच होते हैं। तो एक तो ये कि जो प्रोटीन है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है। दूसरी बात ये, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आप यहाँ पे प्रोटीन ले लो, तो ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड तो 20 ही टाइप के हैं। तो अमीनो पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड की प्रोटीन के अंदर, ये भी क्या होती है, एक तरह से आप बोल सकते हो, ये भी जो प्रोटीन है उसकी जो स्पेसिफिसिटी है उसको डिसाइड करती है। तो कहने का मतलब ये है कोई भी जो प्रोटीन है उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो 2 वजह से आती है। पहली बात तो ये कि वो कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है। दूसरी बात कि जो भी अमीनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। अब सिंपल सी बात ये कि भाई प्रोटीन के अंदर जब भी प्रोटीन बनेगा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी हम स्पेसिफिक प्रोटीन की बात करें, तो जब भी उस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो उसके अंदर वो जो स्पेसिफिक नंबर के जो अमीनो एसिड है वो अटैच होंगे एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही अटैच होंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके पास में है कि किस अमीनो एसिड को पहले अटैच करना है, सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये होती है किसके पास में? डीएनए के पास में। एंड डीएनए का वो जो सेगमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन है या जो डीएनए का सेगमेंट है उसके पास में न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन थी, अब क्योंकि मान लीजिए कि वो जो प्रोटीन था उसको सिंथेसाइज करने की रिक्वायरमेंट है सेल को उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या हुआ, डीएनए में जो जीन प्रेजेंट था, अब वो जो जीन है उसने क्या किया, उसका वो जो एक स्ट्रैंड था टेम्पलेट स्ट्रैंड, उससे क्या बना? आरएनए, जिसको हमने क्या बोला? मैसेंजर आरएनए। वो जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है, जो सीक्वेंस थी न्यूक्लियोटाइड की जो कि डीएनए के पास में थी। अब डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ गई? आरएनए के पास में। अब ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियस से निकल के आता है बाहर, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। एंड जो राइबोसोम है इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। एंड जब रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, ये जो एक एक अमीनो एसिड है उसको अटैच करते हुए चलेंगे एंड जो पॉलीपेप्टाइड है उसका सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में इनको ये जानना था कि जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए या आरएनए की जो लैंग्वेज है वो किसकी है? न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज। लेकिन जो प्रोटीन की लैंग्वेज है वो किसकी लैंग्वेज है? अमीनो एसिड की लैंग्वेज। तो एक तरह से एक टाइप की जो लैंग्वेज है न्यूक्लियोटाइड की जो लैंग्वेज है उसको अमीनो एसिड की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था। एक तरह की जो लैंग्वेज है
उसको दूसरे टाइप की जो लैंग्वेज है उसमें क्या करना था, ट्रांसलेट करना था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, क्योंकि आरएनए के पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, एंड प्रोटीन के पास में क्या है, अमीनो एसिड है। तो आरएनए की लैंग्वेज किसकी हुई, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज। प्रोटीन की लैंग्वेज किसकी हुई, अमीनो एसिड की लैंग्वेज। एक टाइप की लैंग्वेज को दूसरी टाइप की लैंग्वेज में चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के अंदर ये जो एक टाइप की लैंग्वेज होती है न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज, वो कन्वर्ट होती है किसमें, अमीनो एसिड की लैंग्वेज में। तो ये जो रिलेशन था इसको इस्टेब्लिश किया गया कि भाई किस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किसी ना किसी जो अमीनो एसिड है उसको क्या करेंगे, ये कोड करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट था जेनेटिक कोड का कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड है, एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड जो है इन्हीं के पास में इंफॉर्मेशन है अमीनो एसिड की, यही अमीनो एसिड को कोड करते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड। इसका जो कंसेप्ट था, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जेनेटिक कोड। जो टर्म है, टर्म एंड जो कंसेप्ट है, टर्म एंड जो कंसेप्ट है, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज केमाउ। अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में कि भाई जो जेनेटिक कोड है इनकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी का जो क्रेडिट है ये जाता है नीरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। नीरेनबर्ग, मिथाई एंड खुराना, ये इंडियन साइंटिस्ट खुराना। अब देखिए एक तरह से आप समझ सकते हो जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड एंड जो अमीनो एसिड है या जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच में जो लिंक है उनको उन्होंने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है। तो जेनेटिक कोड का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कोड आप बोल सकते हो डीएनए या जो आरएनए होता है उस पर एक तरह की इंफॉर्मेशन, एक तरह का स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनेगी उसमें किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करती है। तो जेनेटिक कोड की जो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए या आरएनए। सिंपल सी बात है, जो डीएनए है, डीएनए में प्रेजेंट होती है इंफॉर्मेशन, और डीएनए का ही जो ट्रांसक्रिप्शन है उससे क्या बनता है, आरएनए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्टली लेते हैं हम डीएनए या एमआरएनए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमआरएनए के बारे में, मैसेंजर आरएनए। जो डीएनए है, डीएनए के पास में वो जो इन्फॉर्मेशन थी, डीएनए अपनी जो एक ट्रांसक्रिप्ट है वो बना देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। इसी वजह से जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। कि डीएनए की एक तरह से जो ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब डीएनए के पास में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसने ट्रांसफर कर दी किसको, एमआरएनए को। तो जो डीएनए या एमआरएनए है इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है, जो कि स्पेसिफाई करती है किसी स्पेसिफिक कोड को, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए या एमआरएनए विच स्पेसिफाई a particular amino acid, during polypeptide चेन सिंथेसिस। तो जेनेटिक कोड का मतलब क्या हुआ, ये एक तरह की सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि
पॉलीपेप्टाइड चेन या बोल सकते हो प्रोटीन का जब सिंथेसिस होता है तो उस समय किसी स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है उसको ये कोड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। अब देखिए टोटल जो अमीनो एसिड मिलते हैं, अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड के टाइप के बारे में, टोटल जो टाइप है अमीनो एसिड के, टोटल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, टोटल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, ये 20 टाइप के होते हैं। अगर हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये कितने होते हैं, 4 टाइप के। देखिए वैसे तो जो कोड हैं ये डीएनए पे भी होते हैं एंड आरएनए पे भी होते हैं, लेकिन अगर दोनों में से मेनली अगर हम देखें तो एक्चुअल में जो कोड है वो कहाँ पे होते हैं, आरएनए पे। क्योंकि जो डीएनए के अंदर तो क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस भी होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होती है। जब मैसेंजर आरएनए बनता है, जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास में केवल क्या होते हैं, एक्चुअल में कोडोन होते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए कोड देखने हुए तो हम कहाँ पे देख लेते हैं, मतलब कहाँ, मतलब हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं एक्चुअल में, आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। तो जो आरएनए है उसके पास में एक्चुअल में जो न्यूक्लियोटाइड है, भाई जो आरएनए है वो बना होता है 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से। अब देखिए आपको समझना सिंपल सी बात ये है कि जो अमीनो एसिड है वो कितने टाइप के हैं, 20 टाइप के। एंड जो आरएनए है या ये जो मैसेंजर आरएनए है वो कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, 4 टाइप से। हमें निकालना है यहाँ पे कि कितने जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे कोड बनेगा जो कि किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल में यहाँ पे सोचना स्टार्ट किया कि भाई जो कोडोन है वो कितने न्यूक्लियोटाइड का बना हो। पहले तो इन्होंने यही सोचा कि जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है इससे बना होता होगा एक कोडोन। अगर हम ये मान के चलें कि एक जो कोडोन है या एक जो कोड है वो बना होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, मतलब जैसे मान लेते हैं एक तो हो जाएगा ए, एक हो जाएगा क्या यू, एक हो जाएगा सी, एक हो जाएगा जी। तो अगर कोई जो कोडोन है, इफ कोडोन इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियोटाइड, तब तो जो कोडोन है वो केवल कितने बन पाएंगे, 4 बनेंगे कोडोन। एंड जो अमीनो एसिड वो कितने हैं, 20 हैं। 4 जो कोडोन है वो 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक जो कोडोन है, मान लीजिए ए है, वो पता चला कि मेथोनिन को भी कोड कर रहा है एंड जो ट्रिप्टोफैन उसको भी कोड कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोडोन कम है एंड अमीनो एसिड ज़्यादा है, का मतलब तो यही होगा कि जो एक एक कोडोन है वो एक से ज़्यादा जो अमीनो एसिड उसको कोड करेगा। फिर तो एक तरह की यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी है वो जनरेट हो जाएगी। तो होता क्या है, यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है उसका एक्चुअल में जो कोडोन है वो नहीं होता है। मतलब कोडोन इतने होने चाहिए कि उनका रिपीटिशन ना हो। एक जो कोडोन है वो एक ही स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है उसको क्या करे, कोड करे। अच्छा यहाँ पे अगर हमें निकालना है टोटल पॉसिबल कोड्स, टोटल पॉसिबल कोडोन्स, उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल पॉसिबल कोडोन्स। इसके लिए होता है एक फॉर्मूला x की पावर n। अगर आपको निकालना है टोटल पॉसिबल कोडोन कितने होंगे तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, x की पावर n। यहाँ पे जो x है, x इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, x इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आपको पता है कि जो आरएनए है या इवन जो डीएनए है उसके पास में न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एंड जो n है, n हम क्या मानते हैं, n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 1 कोडोन, 1 कोड या 1 कोडोन, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 1 कोडोन। अब मान सबसे पहले तो हमने सोचा कि भाई हो सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर हम ये मान के चलें कि हर एक जो कोडोन है वो बना होता है किसका, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का। इफ कोडोन्स आर, इफ कोडोन्स आर सिंगलेट, सिंगलेट का मतलब सिंपल सा ये है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर मिलेगा, एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके मतलब वो बनाएगा क्या, एक कोडोन, मीन्स 1 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स 1 कोडोन। अगर हम मान के चले जो कोडोन है वो क्या होते हैं, सिंगलेट होते हैं। मतलब ये कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो बनाता है एक कोडोन। फिर तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं
देखिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 4 रहेगी, एक्स की वैल्यू तो 4 है, क्योंकि 4 टाइप के होते हैं न्यूक्लियोटाइड आरएनए के अंदर या इवन डीएनए के अंदर। एंड एन की वैल्यू क्या ली है आपने 1, कोडोन्स आर सिंगलेट, मतलब एन की वैल्यू क्या ली है आपने 1, तो 4 की पावर 1, तो कितने बने ये 4। अगर हम ये मान के चलें कि जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, एक जो न्यूक्लियोटाइड है अगर वो एक कोडोन को फॉर्म करता है, तब तो यहाँ पे हमें केवल 4 टाइप के कोडोन मिलेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा, यू हो जाएगा, सी हो जाएगा एंड जी हो जाएगा। ये हो जाएंगे 4 टाइप के कोडोन, मतलब 4 टाइप के ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं एंड 4 टाइप के ही क्या हो गए यहाँ पे कोडोन हो गए। लेकिन अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं, 20 टाइप के। तो ये जो 4 कोडोन है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशिएंट या इनफ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो अमीनो एसिड है ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। कोडोन जो है, कोडोन मतलब कोडोन यहाँ पे कम नहीं होता। अगर कोडोन कम हुए तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि एक एक जो कोडोन है वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो फिर ये जो अमीनो एसिड की स्पेसिफिसिटी है वो हमें प्रोटीन के अंदर या पॉलीपेप्टाइड के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले तो ये हमने देख लिया कि सिंगलेट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि कोडोन जो है वो कैसे हो, डबलेट। इफ कोडोन्स आर डबलेट, अगर ये मान लिया जाए कि जो कोडोन है वो होते हैं क्या, डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म 1 कोडोन, 2 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म 1 कोडोन। अगर हम ये मान लें कि जो कोडोन है वो बना होता है कितने, 2 न्यूक्लियोटाइड का, तो आप देखिए जो फॉर्मूला है 4 की पावर n था, तो 4 तो यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड होते 4 टाइप के हैं। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो कितना आएगा ये 16 कोडोन। एंड जो अमीनो एसिड है वो कितने हैं, 20 हैं। तो अभी भी जो कोडोन है वो क्या है, कम है। कोडोन कम नहीं होने चाहिए भाई। कोडोन अगर कम हुए फिर तो एक एक जो कोड है उसको एक से ज़्यादा जो अमीनो एसिड है उसको कोड करना पड़ेगा, तो इससे भी नहीं हो पाएगा। अगर हम मान लें कि जो कोडोन है वो कैसे हो, ट्रिपलेट हो। इफ कोडोन्स आर ट्रिपलेट, देखिए सजेस्ट किया था एक्चुअल में जॉर्ज गेमाउ ने, इट वॉज suggested by George Gamow। कोडोन से वो कैसे हो, ट्रिपलेट। मतलब ये है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म 1 कोडोन। तीन न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, 1 कोडोन। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 की पावर 3 कितना हो गया 64 कोडोन्स। कितने आ गए यहाँ पे, 64 कोडोन आ गए। अब बात ये तो हो गया एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि 4 की पावर 3 आ गए, कितना आ गया यहाँ पे 64 कोडोन। एंड अमीनो एसिड कितने हैं 20। देखिए जो कोडोन है, कोडोन ज़्यादा हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो उसकी वजह से तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी। यहाँ पे कोडोन कितने हैं, ज़्यादा हैं, तो उससे प्रॉब्लम उतना नहीं आएगा। तो 64 कोडोन होते हैं टोटल। इसका मतलब ये है कि जो हर एक कोडोन है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिए पहले तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया कि हाँ भाई इतने हो सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट भी किए गए एंड जो एक्सपेरिमेंट थे उनसे भी प्रूव हुआ कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं उनसे बना होता है सिंगल कोडोन। तो ये ध्यान रखें, लेटर ऑन it was proved experimentally also मतलब ऐसा नहीं कि केवल 4 की पावर 3 निकाल के उन्होंने 64 निकाल लिया, बाद में चेक भी किया। जब इन्होंने चेक किया मतलब जब एक्सपेरिमेंट किए तो वहाँ से भी प्रूव हुआ कि जो हर एक कोडोन है वो कितने जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे बना होता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड से।
तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि जो कोडोन है उसके अंदर, हर एक कोडोन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 3 होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कोडोन है वो होते हैं क्या? ट्रिपलेट। 3 जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे बनता है एक कोडोन, एंड वो जो स्पेसिफिक कोडोन है वो किसी ना किसी जो अमीनो एसिड है उसको कोड करता है। तो ये तो बात होगी इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जो कोडोन है ना, तो वो सिंगलेट है। अगर सिंगलेट हम मानते हैं तो बनेंगे केवल क्या? 4 टाइप के कोडोन। कौन कौन से होंगे? AUCG। अगर हम मानते हैं इनको कि भाई डबलेट है, तब बनेंगे कितने? 16 टाइप के। अब डबलेट के अंदर आप अलग अलग जो कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, मान लीजिए AU, AG, AC, CC, CG, इस तरह से आप अलग अलग जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो दो कोड को लेके, मतलब दो दो न्यूक्लियोटाइड को लेके, तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 16। लेकिन अगर आप मान लीजिए, आप मानते हैं इनको क्या? ट्रिपलेट के जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं इनसे बनता है सिंगल कोड या सिंगल कोडोन। तो 4 की पावर 3 करेंगे आप, तो बन जाएंगे क्या? ये 64 कोडोन्स। एनसीईआरटी के अंदर एक पूरी टेबल दी हुई है जिसके अंदर 64 जो कोडोन्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम मान लेते हैं जैसे ये जो है UCAG, यहाँ हम लिख लेते हैं UCAG, 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 UCAG। ये तो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। एंड ये हमने क्या लेके हैं? सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ये सब क्या है? सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। एंड ये क्या कंसिडर किए हैं हमने? थर्ड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो इनको यूज करके आपको मान लीजिए बनाने हैं क्या? ये 64 कोडोन्स। देखिए ये जो हमने लिया, ये वाला पार्ट क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये किसका है? सेकंड। और यहाँ से कर लेना है हमें थर्ड। जैसे मान लेते हैं इस बॉक्स की बात कर लें, तो इसमें जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड वो क्या लेंगे हम? U। एंड सेकंड भी क्या आएगा इसमें? U, क्योंकि यहाँ से लेना है सेकंड। तो फर्स्ट लिया आपने यहाँ से, सेकंड लिया यहाँ से U। थर्ड कहाँ से लेना? थर्ड लेना है यहाँ से। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? U। तो ये हो गया फर्स्ट एक कोड, U। ऐसे ही सेकंड लिखना है मान लीजिए, तो यहाँ से लेंगे फर्स्ट U, यहाँ से लेंगे सेकंड U, यहाँ से लेंगे थर्ड C। ऐसे ही तीसरा लिखना है अगर मान लीजिए हमें, तो यहाँ से लेंगे फर्स्ट U, सेकंड भी क्या है? U, थर्ड क्या लेना है? A। ऐसे ही फोर्थ लिखना है कोड, तो फर्स्ट क्या लेना है? U, सेकंड क्या लेंगे? U, फोर्थ क्या लेंगे? सॉरी थर्ड क्या लेंगे यहाँ पे? G। तो ये हो गया क्या? 4 कोडोन। इसी तरीके से जो टोटल 64 कोडोन है इनको आप बना सकते हैं। हम थोड़ा यहाँ पे भी समझ लेते हैं। जैसे ये है, अब इसके अंदर आपको लिखने हैं 4 कोडोन। फर्स्ट कौन सा लेना है? C। सेकंड कौन सा लेंगे? U, CU। थर्ड यहाँ से आएगा U। ऐसे ही सेकंड वाला कोड लिखना है, तो इसमें फर्स्ट क्या लेना है? C, सेकंड क्या रहेगा? U। मतलब फर्स्ट सेकंड तो CU ही रहेगा, फर्स्ट रहेगा C, सेकंड क्या रहेगा? U। एंड यहाँ से लेना है थर्ड, वो क्या आएगा? C। थर्ड कोड लिख लेते हैं इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। फर्स्ट तो लेना है C, सेकंड का लेना है U, थर्ड का लेना है A। एंड फोर्थ लिख लेते हैं, फर्स्ट का लेना है C, सेकंड का लेंगे U, थर्ड का लेंगे यहाँ पे G।
तो इस तरह से जो 64 कोडोन है इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप इनको फॉर्म कर सकते हैं। एंड टोटल जो 64 कोडोन है ये एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। तो इस तरह से पहले तो इन्होंने जो 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 से ये बता दिया कि भाई 64 कोडोन होते हैं। एंड 64 जो कोडोन है इनके जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो चलो ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के कि ये 60, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है, 3 जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे बनता है सिंगल कोड या सिंगल कोडोन। तो 64 टाइप के क्या होंगे, कोडोन होंगे। उनको आप इस तरह से समझ सकते हैं, टोटल हो जाएंगे 64। अब बात यहाँ पे मुश्किल काम तो ये था ये बताना कि ये जो कोड है, जैसे मान लीजिए यू यू यू, ये किसको कोड करेगा, यू यू सी ये किसको कोड करेगा, मतलब किस अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बताना। इसको हम बोलते हैं क्या, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड है उसकी फिर क्या की गई, डेसिफरिंग की गई। मतलब पहले तो ये निकाला गया कि ये टोटल 64 टाइप के कोड हो जाएंगे। हमने लिखे हैं यहाँ पे कितने, 8 कोड लिखे हैं। इसी तरह से टोटल 64 आप निकाल सकते हैं। तो पहले ये निकाला गया कि कौन कौन से 64 टाइप के जो कोडोन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद में जानने की कोशिश की कि भाई जो कौन सा जेनेटिक कोड है वो किस अमीनो एसिड को कोड, मतलब हर एक जो कोडोन है उसका जो अमीनो एसिड है उसको पता किया गया कि जो जेनेटिक कोड है हर एक जेनेटिक कोड किस अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड, इट वॉज डन बाय, देखिए इनमें मेनली 3 जो साइंटिस्ट है इनका रोल आता है। एक तो थे ओकोवा साइंटिस्ट, नीरेनबर्ग एंड खोराना। जो डेसिफरिंग थी मतलब ये बताना कि कौन सा जेनेटिक कोडोन है वो किस अमीनो एसिड को कोड करेगा। इसमें 3 जो साइंटिस्ट है इनका नाम आता है ओकोवा, सेब्रो ओकोवा, नीरेनबर्ग एंड खोराना साइंटिस्ट। पहले हम बात करते हैं ओकोवा के बारे में। देखिए जो ओकोवा थे, ओकोवा ने डिस्कवर किया एक स्पेशल टाइप का एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। जो ओकोवा थे इन्होंने डिस्कवर किया एक स्पेशल एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। देखिए जो एंजाइम है इसकी खास बात क्या है, ये जो एंजाइम है इसको यूज करके टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में जो आरएनए है उसका सिंथेसिस हो सकता है। इट सिंथेसाइज आरएनए इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन। एंड आप बोल सकते हो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। मतलब सिंपल सी बात ये है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई आरएनए बनाना है लैब के अंदर, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है उनको लेना है, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ये एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो आपने जो भी राइबो न्यूक्लियोटाइड लिए हैं उनके बीच में क्या कर देगा, ये बॉन्ड बना देगा। एंड उससे क्या बनेगा, एक आरएनए बन जाएगा। एक आरएनए बन जाएगा जिसकी सीक्वेंस आपको पहले से ही पता होगी, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोटाइड है उनको लिया है। तो आप एक तरह से नॉन सीक्वेंस वाला जो आर्टिफिशियल आरएनए है उसको लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। एंड ये जो एंजाइम है ये किस तरह से काम करता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। भाई जनरली तो क्या होता है, चाहे डीएनए से डीएनए बने चाहे डीएनए से आरएनए बने, मतलब हमारी जो सेल होती है उसके अंदर जब डीएनए बनता है, जो आरएनए बनता है वो कैसा बनता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में।
जब डीएनए बनेगा तो पहले से जो डीएनए प्रेजेंट है उसको एज अ टेम्पलेट यूज करेगा। इवन जब आरएनए बनता है तब भी जो पहले से डीएनए प्रेजेंट है उसको एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है। लेकिन ये जो एंजाइम है इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस क्या चाहिए यहाँ पे, राइबो न्यूक्लियोटाइड, उसमें ये एंजाइम डाल दिया। जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड आपने लिए हैं उनके बीच में क्या बना देगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना देगा। एंड इस तरह से जो आर्टिफिशियल आरएनए है जिसकी सीक्वेंस आपको पहले से पता होगी, वो आरएनए आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो एक तरह से जो आरएनए है उसको ये तैयार कर देता है। ये तो काम हो गया किसका, ओकोवा का। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो एंजाइम एक्चुअल में इसी को बोलते हैं सेवेरो ओकोवा एंजाइम। ओकोवा एंजाइम, क्योंकि जो ओकोवा साइंटिस्ट है सेवेरो ओकोवा, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज सेवेरो ओकोवा एंजाइम। ये तो काम हो गया किसका, ओकोवा का। इनके बाद में आते हैं कौन, निरनबर्ग। जो निरनबर्ग थे इन्होंने भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क किया है। जो निरनबर्ग थे इन्होंने ये बताया कि भाई किस तरह से इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। मतलब ये है, देखिए इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई होता है बैक्टीरिया, ई कोलाई की जो सेल है उसको ब्रेक किया। अब ई कोलाई के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी थी, मतलब उसके जो भी राइबोसोम थे, जो भी अमीनो एसिड होते हैं या जो टीआरएनए है, सारी चीज़ें ले ली उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो एक तरह से वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या आ गई, पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब किस तरह से जो सेल फ्री सिस्टम है उसमें जो ट्रांसलेशन है वो कराना है। देखिए आर्टिफिशियल आपको आरएनए कैसे बनाना है उसके बारे में तो बता दिया किसने, ओकोवा ने, कि भाई राइबोन्यूक्लियोटाइड को लो एंड ये जो एंजाइम है इसको यूज़ करो। ये जो एंजाइम है वो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उनको ये ऐड कर देगा, उससे क्या बन जाएगा, आर्टिफिशियल आरएनए। अब जब आपके पास में वो आरएनए बन जाएगा आर्टिफिशियल आरएनए, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, उससे प्रोटीन कैसे बनाना है, उसके बारे में किसने बता दिया, निरनबर्ग ने। कि जब आरएनए बन जाए तो ये सिस्टम है, इसमें आपको क्या करना है, वो जो आरएनए है उसको ऐड कर देना है। अब उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, उससे क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो जो ओकोवा थे एंड जो निरनबर्ग थे इनका काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था। तो अब ये जो निरनबर्ग थे, देखिए निरनबर्ग ने कुछ यहाँ पे तैयार किए होमोपोलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। निरनबर्ग ने तैयार किए होमोपोलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड थे उसका जो होमोपोलीमर था वो तैयार किया। होमोपोलीमर का मतलब ये होता है कि जो आरएनए बनाया उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक ही टाइप का रखा। जब मान लीजिए यू, तो यू 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 वाला जो राइबोन्यूक्लियोटाइड था, मतलब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड वाला, केवल जो राइबोन्यूक्लियोटाइड वो कौन सा लिया है, यू लिया है। तो जब आरएनए बनेगा उसके अंदर केवल क्या होगा, यू होगा, कई सारे यहाँ पे यू होंगे। होमोपोलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ये उन्होंने बताया। एंड उसका फिर क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि ये रहा आरएनए, जैसे यू 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 यू, ये इस तरह से कई सारे जो यू थे इनको ऐड कर दिया। ठीक है, ये यू क्या एक्चुअल में केवल नाइट्रोजन बेस नहीं है, पूरा न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो इनको इन्होंने ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए एंजाइम कौन सा यूज किया, सेवेरो ओकोवा एंजाइम। जो ओकोवा एंजाइम है, सेवेरो ओकोवा एंजाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस। इस एंजाइम की मदद से कई सारे जो यूरेसिल वाले जो न्यूक्लियोटाइड थे उनको आपस में अटैच कर दिया, उनको आपस में ऐड कर दिया, और क्या बन गया, ये एक आरएनए बन गया जिसके पास में केवल क्या प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका इन्होंने क्या, ट्रांसलेशन के लिए क्या किया, ये जो आरएनए है इस आरएनए को डाल दिया इस प्रोटीन सिंथेसिस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो प्रोटीन सिंथेसिस का इन्होंने जो सिस्टम तैयार किया था टेस्ट ट्यूब में, जो बैक्टीरिया की पूरी जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी थी एक तरह से, उसका जो भी राइबोसोम है, टीआरएनए, वो अमीनो एसिड, वो सारे चीज़ें टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। ये बन गया आरएनए। इस आरएनए को डाल दिया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर।
जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी जो मशीनरी है वो प्रेजेंट है। तो इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस, इसका होगा क्या, ट्रांसलेशन। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, जब इसका होता है ट्रांसलेशन तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसके अंदर जो अमीनो एसिड है वो कौन सा आता है, केवल फिनाइल एलेनिन। कौन सा आया, फिनाइल एलेनिन। एंड दूसरी बात ये थी, जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे जो नंबर लिया है राइबो न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने थे, 90 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इसके अंदर जो अमीनो एसिड आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 30। तो यहाँ से एक्चुअल में कंफर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक अमीनो एसिड के लिए कितने जो न्यूक्लियोटाइड है वो रेस्पॉन्सिबल है, 3 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये है कि जो कोडोन है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ, पहली बात तो ये कि जो कोडोन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो यू है, यू कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। जो यू है ये कोड करता है किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए। तो इस तरह से जो फिनाइल एलेनिन है ये जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो पहला कोड है वो इन्होंने यहाँ पे तैयार किया। मतलब ये बताया कि यू इट कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। इसके अलावा जो 3 न्यूक्लियोटाइड है इनसे क्या बनता है, एक कोडोन का फॉर्मेशन होता है। 3 जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक कोडोन बनाते हैं, एक कोडोन बनेगा इससे, मतलब ये कोडोन है, ये एक कोडोन है एंड ये कोडोन है। अब क्योंकि जो कोडोन है वो कैसे हैं, सेम है, तो इनकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड बनती है उसके अंदर जो अमीनो एसिड आता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है, फिनाइल एलेनिन। इस मेथड को यूज़ करके इन्होंने क्या किया, कुछ और जो कोडोन थे उनके बारे में पता किया। जैसे कि जैसे सी वाला बनाया इन्होंने, ऐसे इन्होंने ए को यूज़ किया। तो यहाँ से इन्होंने पता किया कि ए कोड फॉर लाइसिन। सेम मेथड से सी कोड्स फॉर प्रोलीन। जी कोड्स फॉर ग्लाइसिन। बिल्कुल सेम मैनर में पहले तो क्या बनाया उनका, आरएनए बनाया एंजाइम का यूज़ करके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। एंड फिर उसका क्या कराया, प्रोटीन सिंथेसिस कराया इन विट्रो कंडीशन में। एंड वहाँ से पता चला कि ये जो बाकी के कोड है, मतलब ए सी जी, ये किसको कोड करते हैं। ये तो बात हो गई होमोपॉलीमर के बारे में। अब यहाँ पे रोल आता है किसका, हम बात कर लेते हैं खुराना साइंटिस्ट के बारे में। जो खुराना थे, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने तैयार किए होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए अब होमोपॉलीमर तो यही है, मतलब जैसे यू सी ए जी, मतलब एक टाइप के जो राइबो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको ऐड करके आरएनए जब बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। इन्होंने यहाँ पे एक लेवल और आगे काम किया, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया, दो अलग अलग टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड थे, राइबो न्यूक्लियोटाइड, उनको पहले तो अटैच किया। जैसे मान लेते हैं, आप ऐसे समझो इसको कि जैसे इन्होंने क्या किया, जी एंड यू इनकी एक बना ली यूनिट। तो कई सारे जो जीयू थे वो तैयार कर लिए, एंड जो जीयू थे इनको फिर उन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। तो अब यहाँ पे जो आरएनए बना है, आरएनए क्या तैयार किया है इन्होंने, जीयू इस तरह से। ये इस तरह से जो आरएनए है ये इन्होंने तैयार किया है। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, अब इसका कराया इन्होंने क्या, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। इसका कराया इन्होंने इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है इसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया, इसमें इनको क्या मिलता है, वेलिन, उसके बाद में क्या आ रहा है, 15, वेलिन 15। फिर देख रहे हैं ये वेलिन, ये इस तरह से अल्टरनेट में क्या मिले हैं इनको, वेलिन और फिर क्या मिल रहा है, 15।
देखिए यहाँ पे क्योंकि जो कोड है, कोड यहाँ पे एक टाइप का नहीं है बल्कि दो टाइप के हैं। फर्स्ट कोड क्या है, GUG, GUG कोड्स फॉर वेलिन। सेकंड जो कोड है वो क्या बन गया, UGU, ये अलग कोड है, UGU कोड्स फॉर सिस्टीन। फिर क्या आ गया, GUG कोड्स फॉर वेलिन, फिर से वेलिन आ गया। फिर से क्या आ गया, फिर आपका आ गया UGU, इट कोड्स फॉर सिस्टीन। तो मतलब ये है कि यहाँ से दो टाइप के जो कोड थे इनको पता चल गए, कौन कौन से, GUG कोड्स फॉर वेलिन एंड जो UGU इट कोड्स फॉर सिस्टीन। अब देखिए यहाँ से एक तरह से जो एक तरह की जो पॉसिबिलिटी थी, मतलब कि भाई अगर हम ये मान के चलें कि जो कोडोन है ये बना होता है दो न्यूक्लियोटाइड का, अगर हम एक बार को मान लें कि जो कोडोन है ये बना होता है दो न्यूक्लियोटाइड का, अगर ऐसा होता फिर तो यहाँ पे क्या होता, देखो अगर हम मानते हैं कि कोडोन बना होता है दो न्यूक्लियोटाइड का, फिर तो जो कोडोन है वो सेम है, GU। अगर जो कोडोन है वो दो न्यूक्लियोटाइड का होता फिर तो सारे कोड कैसे हैं, सेम है। अगर सारे कोड सेम होते फिर तो एक ही टाइप का जो अमीनो एसिड है वो हमें पॉलीपेप्टाइड के अंदर मिलता, लेकिन हमें मिले हैं यहाँ पे दो टाइप के क्या अमीनो एसिड, वेलिन 16। तो इसका मतलब ये है कि जो कोडोन है वो दो न्यूक्लियोटाइड का नहीं बल्कि कितने का बना होता है, तीन न्यूक्लियोटाइड का। जब वो तीन का बना होगा तब जाके आपको ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है अल्टरनेट में ये मिलेंगे। फर्स्ट कोड है GUG कोड्स फॉर वेलिन, उसके बाद में क्या है UGU कोड्स फॉर 16, फिर से आएगा GUG वेलिन UGU 16। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरीके से जो बाकी के जो भी कोडोन थे उनके बारे में पता किया। तो इस तरह से 64 कोडोन थे, उनकी यहाँ पे होती है डेसिफेरिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें डेसिफेरिंग के बारे में। अब जब ये सारी डेसिफेरिंग की गई, मतलब 64 जो कोडोन थे उनके बारे में पता किया गया कि भाई किस किस टाइप के जो अमीनो एसिड है, कौन सा जो कोड है वो किस अमीनो एसिड को कोड करता है। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए कुछ यहाँ पे जनरल चीज़ें, कुछ आप बोल सकते हो कुछ यूनिक चीज़ें जो हैं वो हमें जेनेटिक कोड के अंदर देखने को मिली। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड है, इनको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी किया गया एंड यहाँ से हमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी जो हैं जेनेटिक कोड के बारे में वो देखने को मिलती है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि जितने भी कोडोन हैं ये कोडोन होते हैं कैसे, ट्रिपलेट, कोडोन्स आर ट्रिपलेट, कोडोन्स आर ट्रिपलेट। अब ये तो खैर हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो कोडोन है वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो तीन न्यूक्लियोटाइड है उनसे मिलकर बनता है क्या, सिंगल कोडोन। 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म 1 कोडोन। तीन जो न्यूक्लियोटाइड है इनसे मिलके क्या बनता है, सिंगल कोडोन। इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोन्स आर ट्रिपलेट। इसके बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था किसने, जॉर्ज गेमाउ ने। जो जॉर्ज गेमाउ थे उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था एंड उन्होंने आइडिया दिया था कि भाई जो कोडोन्स है वो कैसे हो सकते हैं, ट्रिपलेट। बाद में फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए एंड जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए वहाँ से भी यही प्रूव हुआ कि जो कोड है वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, मान लेते हैं कि ये कोई आरएनए है, ये क्या है, आरएनए। मान लेते हैं कोई मैसेंजर आरएनए है, इसके अंदर प्रेजेंट है 90 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या प्रेजेंट है, 90 न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो आरएनए है इसका इसका परफॉर्म इन्होंने कराया क्या, ट्रांसलेशन। इसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन। इससे क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो मान लेते हैं कि इस आरएनए का जब ट्रांसलेशन हुआ इससे क्या बनी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर क्या होंगे, अमीनो एसिड, एंड इसके अंदर जो अमीनो एसिड है ये एक्चुअल में कितने मिले, 30 अमीनो एसिड।
तो कहने वाला सिंपल सा ये है कि आरएनए के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन होने के बाद में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड आता है वो न्यूक्लियोटाइड का 1/3 होता है। मतलब आरएनए के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका जो 1/3 है वो नंबर मिलता है हमें अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि तीन तीन जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे क्या बनता है सिंगल कोडोन। तो यहाँ पे 90 न्यूक्लियोटाइड है, तीन का एक कोडोन बना होता है, इसका मतलब कोडोन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 30 कोडोन। 90 जो न्यूक्लियोटाइड है इनसे क्या बनेंगे 30 कोडोन। एंड जब इनसे बनेंगे 30 कोडोन्स तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर अमीनो एसिड भी कितने आएंगे 30 अमीनो एसिड। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट थे वहां से क्लियर हुआ कि जो कोडोन है वो कैसा होता है ट्रिपलेट होता है। तो हो गया इसमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर जो कोडोन्स है, कोडोन्स होते हैं यूनिवर्सल। कोडोन्स आर यूनिवर्सल। कोडोन्स आर यूनिवर्सल इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हर एक जो कोडोन है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यूजीजी। यूजीजी जो कोडोन है वो हम लोगों के अंदर कोड करता है किसके लिए ट्रिप्टोफैन के लिए। तो जो यूजीजी है प्लांट के अंदर भी ये कोड करेगा किसके लिए ट्रिप्टोफैन के लिए। इवन बैक्टीरिया के अंदर भी कोड करेगा किसके लिए ट्रिप्टोफैन के लिए। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये कि कोई भी जो स्पेसिफिक कोडोन होता है वो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। A codon codes for a single amino acid in every organism। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सेम कोड है, अगर मान लीजिए कोड सेम है तो उससे आने वाला जो अमीनो एसिड है वो भी कैसा होगा सेम होगा। एक जो कोड है कहने वाला सिंपल सा ये कि जो एक कोड है वो किसी पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है उसी को कोड करता है एंड ऐसा हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं एयूजी, हम लोग के अंदर जो एयूजी है वो कोड करता है किसके लिए मेथोनिन के लिए। बैक्टीरिया के अंदर भी वो कोड करेगा किसके लिए मेथोनिन के लिए। प्लांट के अंदर भी कोड करेगा किसके लिए मेथोनिन के लिए। इवन जो फंजाई है उसके अंदर भी कोड करेगा किसके लिए मेथोनिन के लिए। तो जो कोड है वो कैसे होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। मतलब जो कोड है उससे जो अमीनो एसिड स्पेसिफाई होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा होगा वो सेम होगा। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल सिंपल ले सकते हैं हम। यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। एक ऑर्गेनिज्म का जो जीन है उसको ट्रांसफर किया गया दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो बायोटेक है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से कुछ टेक्नोलॉजी होती हैं, कुछ टेक्निक है, उनकी मदद से एक जो जीन है, एक जो ऑर्गेनिज्म का जीन है उसको हम दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीन के अंदर, उसके जीनोम के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिस ऑर्गेनिज्म का जीन ट्रांसफर किया गया था दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके अंदर भी जो कैरेक्टर है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये कि जिसके अंदर ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए आप, जैसे टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के अंदर क्या किया, जो फायरफ्लाई है, फायरफ्लाई का जो जीन है, फायरफ्लाई का जो जीन है उसको ट्रांसफर किया गया टोबैको प्लांट के अंदर। वो जो फायरफ्लाई का जो जीन था टोबैको प्लांट के अंदर जाके भी क्या होता है वो एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ से देखा गया भाई कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो जीन है वो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी क्या होता है एक्सप्रेस होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो कोड हैं वो कैसे होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। उनका मीनिंग हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या रहता है सेम रहता है। इसका आप ले सकते हैं कोई एग्जांपल, जैसे जो इंसुलिन है। अब देखिए होता क्या है, इंसुलिन बनता है हम लोगों के अंदर, इंसुलिन का जो जीन है किसके अंदर है ह्यूमन बीइंग के अंदर है। तो हमारे अंदर जो इंसुलिन का जीन है, जैसे हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की सेल के अंदर क्या होता है यहाँ पे बनता है इंसुलिन। अच्छा जीन जो है वो तो खैर हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि सारे जीन सारी सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ पे होता है, इंसुलिन वाला जीन का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोगों के अंदर कहाँ होता है पेनक्रियाज की सेल में। तो अब देखिए क्या किया गया, जो इंसुलिन वाला जीन था उसको ट्रांसफर किया गया बैक्टीरिया के अंदर। जैसे मान लेते हैं हम कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है।
अब वैसे कई दो स्ट्रैंड होते हैं, बट समझने के लिए आप देख सकते हैं बस, ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए। एंड हमारा जो जीन था कौन सा, इंसुलिन का, मान लेते हैं ये रहा इंसुलिन का जीन। तो ये जो इंसुलिन का जीन था हमारा, इसको ट्रांसफर किया गया बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। तो पहले तो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम की मदद से ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है इसको कट कर देते हैं। एंजाइम की मदद से ये जो बैक्टीरिया का डीएनए था इसको कट किया, इसको क्या किया, कट किया एंजाइम की मदद से, मान लेते हैं ये कट करके इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, एंड इसमें ऐड कर दिया कौन सा, ये वाला जीन, ये इसको इसमें ऐड कर दिया। तो हमारा जो जीन था, मतलब इंसुलिन का जो जीन था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया ई कोलाई के डीएनए के अंदर। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके डीएनए के अंदर, उसके जीनोम के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया हमारा इंसुलिन का जीन। देखिए यहाँ पे होगा क्या, मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। फाइनली यहाँ पे जैसे ये तो था क्या, बैक्टीरिया का डीएनए, इसमें ऐड कर दिया ये हमारा जो जीन था इंसुलिन वाला, ये। अब क्या होता है, जो ई कोलाई है, ई कोलाई डिवाइड करेगा तो उसका जो डीएनए है, जब ई कोलाई डिवाइड करेगा तो उसका जो डीएनए है, उसका जो जीनोम है वो भी डिवाइड करेगा। अब उसके जीनोम का पार्ट बन चुका है हमारा जीन, तो ये भी डिवाइड करता है। तो फिर क्या किया, ई कोलाई को ग्रो करा के, बड़े बड़े बायोरिएक्टर होते हैं उनके अंदर जो ई कोलाई है इसको ग्रो कराया गया, जिसकी वजह से इसका जो डीएनए है भाई इसको डिवाइड करना है, तो पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो ये जो डीएनए है ये भी डिवाइड करेगा, एंड ये जो डीएनए है ये भी डिवाइड करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जो इंसुलिन वाला जीन है इसकी कई सारी जो कॉपी है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसका होता है क्या, एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन भी होगा, मतलब ये है कि ये जो जीन था, इस जीन के एक्सप्रेशन से हम लोगों के अंदर क्या बनता है, इंसुलिन। जो बैक्टीरिया है इसके अंदर भी इसका एक्सप्रेशन हुआ और इससे भी क्या बना, इंसुलिन बना। तो वहां से वो जो इंसुलिन था इसको थोड़ा प्योरीफाई करते हैं और उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि भाई इंसुलिन का जो जीन था, जिस तरह से ये हमारे अंदर एक्सप्रेस होता है, मतलब इसमें जो भी कोडोन होते हैं, ये कोडोन जिस अमीनो एसिड को हमारे अंदर कोड करते हैं, उन्हीं अमीनो एसिड को ये बैक्टीरिया के अंदर भी कोड करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो कोडोन है वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। जो कोडोन है उनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। मतलब ये कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है, जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो किसी ना किसी सिंगल जो कोडोन है उसी का पार्ट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो दो कोडोन का पार्ट हो जाए। मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हम कि ये हमने सीक्वेंस ली है, AUG CAC GCAGCACUC, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे पहला कोड क्या होगा, फर्स्ट जो कोड है वो क्या होगा, AUG। सेकंड क्या होगा, CAC। थर्ड क्या होगा, GCU। फोर्थ क्या होगा, CAG। फिफ्थ क्या होगा, CAC। इस तरह से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट, मान लीजिए क्या है, AUG है और जो सेकंड है वो क्या हो जाए, GCA। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता कि फर्स्ट तो AUG है, सेकंड क्या हो जाए, GCA, इसका मतलब ये हुआ कि जो G था ये पहले कोड में भी आ गया और सेकंड में भी आ गया। इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग। तो जो कोड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड है, उनकी कोई ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होती है। जो जैसे यहाँ पे जो G है, ये G किसके अंदर आ चुका है, AUG के अंदर। तो ये इस जो G है यहाँ पे वो AUG का पार्ट है, मतलब इस कोडोन का पार्ट है। तो ये अगले वाला जो कोडोन है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जो अगला वाला कोडोन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, CAC। फिर थर्ड क्या होगा, GCU। तो आपको बहुत सिंपल से याद रखना है, कोई भी जो एक पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसी ना किसी एक कोड का ही पार्ट होता है। कभी भी कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो कोडोन के बीच में शेयर नहीं होता है। ये हो गया कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आता है कोडोन्स आर कोमालेस।
एक कोमालेस का मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हो एक तरह से कंटिन्यूस होते हैं ये। जो कई बार हम समझाने के लिख देते हैं कि भाई ये कोड है, मतलब इस तरह से कि ये AUG है, ये GAG है, बट एक्चुअल में अगर हम देखते हैं डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर, तो जो कोड है उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। जो कोड है वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस मैनर में होते हैं। इनके बीच में कोई कोमा, कोई पंक्चुएशन एक्चुअल में नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है। मतलब ये तो लाइन से अरेंज होंगे। जैसे मान लेते हैं कि GGAG, CAC, UCA, CGAC, CUCA, CAU, इस तरह से। तो जो कोडोन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन यहाँ पे नहीं होता है। सो कोडोन्स आर कोमालेस, मतलब बीच में कोई यहाँ पे स्पेस नहीं है। मतलब डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपको कुछ कोड अगर लिखे हुए मिल रहे हैं, आपको अगर उसका स्टार्टिंग नहीं पता तो हम ये नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इतनी जो सीक्वेंस है, ये कुछ जो सीक्वेंस है, अगर यहाँ से ये छुपा लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है कि एग्जैक्टली कौन कौन से कोड है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो रीड करेंगे कि अच्छा UCA होगा, जबकि हो सकता है कि ये वाला कोड ना हो। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि जो कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉमालेस होते हैं। आपको तो जितना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए आपने ये जो कोड थे इनको आपने हाइड कर लिया, ये मान लेते हैं ये, इनको आपने हाइड कर रखा है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं सीक्वेंस को, अब आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि भाई कोड इस तरह से होंगे, CUC, फिर ACG, फिर ACU। तो आपको लगेगा कि CUC ये कोई कोड होगा, जबकि अगर आप देखोगे पूरी कहानी यहाँ पे आपको शुरू से देखना होगा। जब आप देखेंगे शुरू से कि GAG, CAC, फिर UCA, इस तरह से कोड हैं। तो मतलब जो कोडोन है इनका पता हमें तभी चल पाता है जब अगर हम मतलब स्टार्टिंग से देखते हैं। मगर इनको आप कहीं बीच में से कुछ कोडोन को अगर मान लीजिए हाइड कर दिया जाए, तो अगर आपको मान लीजिए कहीं कोडोन लिखे हुए हैं तो कंटिन्यूस मैनर में होते हैं, इनको रिकॉग्नाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन से वाले जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस कोडोन का पार्ट होंगे। इनके बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेस होता है, कोई पंक्चुएशन होता है। ऐसा नहीं कि मतलब 3 मतलब न्यूक्लियोटाइड लिखे हुए हैं, फिर गैप है, फिर जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं वो लिखे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जैसे ये G है, GAG, फिर कोई स्पेस आ गया, कोमा आ गया, फिर CAC, फिर यहाँ पे गैप आ गया, फिर UCA। इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से अगर होता, इसको हम बोलते थे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन होता है, बीच में कुछ स्पेस होता है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ है वो DNA या RNA के अंदर नहीं मिलती है। जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे होते हैं, वो कंटिन्यूस मैनर में होते हैं। जो कोडोन है वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस मैनर में होते हैं। उनके बीच में कोई कोमा या कोई स्पेस या कोई पंक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए इसका हमें एविडेंस कैसे मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बात की कि जो कोड्स हैं, यहाँ पे कोड क्या है, GAG, CAC, UCA। उसके बाद में कोड कौन सा है, ये UCA हो गया, तो CGA, CUC, ACA, इस तरह से कोड है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से क्या हुआ, जो A है, A जो था ये हो गया क्या, डिलीट। यहाँ से जो A था एडेनिन, जो एडेनिन था यहाँ से एडेनिन, ये क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोमा या कुछ स्पेस होता, फिर तो क्या होता, केवल ये जो कोडोन है सेकंड वाला इसमें चेंज आता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अब फर्स्ट जो कोडोन है, फर्स्ट तो चलो सेम रहेगा, फर्स्ट वाला जो कोडोन है वो तो क्या रहेगा यहाँ पे, GAG, फर्स्ट वाला कोड तो GAG रहेगा। लेकिन जो सेकंड कोडोन है वो क्या बन जाता है, अब अब ए तो हट ही चुका है, तो CCU, ए तो हट चुका है, सेकंड क्या हो गया, CCU। थर्ड कोडोन क्या हो जाएगा, CAC। फोर्थ क्या हो जाएगा, GAC। फिफ्थ क्या हो जाएगा, UCA। सिक्स क्या हो जाएगा, CAU। तो हुआ क्या यहाँ पे, एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो डिलीट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आगे वाले जितने भी कोडोन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कोडोन है उनके बीच में कोई पंक्चुएशन, कोई स्पेस नहीं होता है। कैसे होते हैं, ये कंटिन्यूस मैनर में मिलते हैं। एक अगर कहीं से डिलीट होगा
तो आगे वाले सारे जो कोडोन है, पूरा जो फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। लास्ट चैप्टर के अंदर मैं डिस्कस किया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो उसी का हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। जो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि जहाँ पे कुछ डिलीशन हुआ है वहीं अब वहाँ से क्या होता है, आगे पूरा जो फ्रेम है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था थैलेसीमिया, जो थैलेसीमिया है वो एग्जाम्पल है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो कोडोन है वो कैसे होते हैं, कॉमालेस होते हैं, ये कंटिन्यूस मैनर में लिखे होते हैं, इनके बीच में कोई गैप, जो भी कोडोन है उनके बीच में कोई गैप या कोई पंक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है कहीं से अगर डिलीट हो जाए तो पूरा जो फ्रेम है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। जो गैस में फोर्थ प्रॉपर्टी, कोडोन्स आर कोमालेस। इसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर, कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस। कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस। एक टर्म आता है एम्बिगुअस या एम्बिग्यूटी। एम्बिगुअस या एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। अगर किसी चीज में मान लीजिए हमें कंफ्यूजन है तो उसको हम उसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं क्या, एम्बिगुअस या एम्बिग्यूटी के मतलब ये चीज थोड़ा सा एम्बिगुअस है। कोई चीज मान लीजिए आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है। या मान लीजिए कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई तो आप बोल सकते हैं कि लाइन काफी एम्बिगुअस है, इसका जो मीनिंग है ये आपको क्लियर नहीं है। तो एम्बिग्यूटी का मतलब एक तरह से कंफ्यूजन। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन एम्बिगुअस, मतलब कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होता। अगर सारी चीज एकदम क्लियर हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्बिगुअस, जिसमें कोई डाउट न बचे। तो जो कोडोन्स है वो कैसे होते हैं, नॉन एम्बिगुअस। मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये कि हर एक जो कोड होता है वो किसी स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है उसी के लिए कोड करता है। अ कोडोन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। सिंपल सी बात ये है कि एक जो कोडोन है वो किसी एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं कि जो एक कोड है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एयूजी के बारे में, तो जो एयूजी है, एयूजी हमेशा किसके लिए कोड करेगा, मेथोनिन के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा जो एयूजी है वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर जाए। एयूजी ऑलवेज कोड्स फॉर मेथोनिन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका नॉन एम्बिगुअस नेचर, कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जब भी एयूजी होगा तो वहां पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मेथोनिन। तो इसको हम बोलते हैं इसका नॉन एम्बिगुअस नेचर। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है और जो इसके लेक्चर में लास्ट प्रॉपर्टी है, कोडोन्स शो डीजनरेसी। डीजनरेसी या एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, कोडोन्स आर डीजनरेट। मतलब यहाँ पे सिंपल सा ही है, देखिए होता क्या है, जो अमीनो एसिड है, सिंगल अमीनो एसिड, सिंगल अमीनो एसिड, या इसको ऐसे लिखो आप, सेम अमीनो एसिड, सेम या सिमिलर अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय more than one codons। सेम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। जो एक अमीनो एसिड है उसके लिए एक से ज़्यादा कोड भी हो सकते हैं एंड होते भी हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे आता है लोगों को फिफ्थ एंड सिक्स में। फिफ्थ का मतलब क्या है, कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस, मतलब ये कि जो एक कोड है, एग्जाम्पल के लिए जो हमने लिया उसको याद रखें, एयूजी। एयूजी ऑलवेज कोड्स फॉर मेथोनिन। इसको तो हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्बिगुअस नेचर। लेकिन जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड भी हो सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो कोडोन्स है, कोडोन्स शो डीजनरेसी। सिंगल जो अमीनो एसिड है उसके लिए एक से ज़्यादा कोड भी प्रेजेंट होते हैं। सिंगल अमीनो एसिड या सिमिलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। देखिए ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप्स के।
एंड टोटल कोडोन्स कितने हैं? टोटल जो कोडोन्स हैं ये हैं कितने? 64 टाइप्स के। अगर मान लीजिए एक एक अमीनो एसिड के लिए, अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडोन होगा, फिर तो केवल 20 जो कोडोन है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन टोटल यहाँ पे कोडोन कितने हैं? 64। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो कोडोन है वो तो ज़्यादा है और अमीनो एसिड क्या है, ये कम है। तो एक एक जो अमीनो एसिड है, कई सारे यहाँ पे आप सिंपल सी बात बोल सकते हो, मैक्सिमम जो अमीनो एसिड है उनके लिए एक से ज़्यादा जो कोडोन है वो प्रेजेंट होते हैं। एक अमीनो एसिड, सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, इसी को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेसी। लेकिन नॉन एम्बिगुअस क्या हुआ कि जो सिंगल कोडोन है, सिंगल कोडोन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एक जो कोड है वो तो किसी एक जो अमीनो एसिड है उसी कोड करेगा, ये है नॉन एम्बिगुअस नेचर। बट जो सिंगल अमीनो एसिड है, जो सेम अमीनो एसिड है, सेम अमीनो एसिड या सिमिलर टाइप का जो अमीनो एसिड है, इट कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। इसको हम बोलते हैं क्या? डीजनरेसी ऑफ अ कोडोन। ठीक है, इसको हम खैर एग्जांपल से देखेंगे अभी। देखिए होता क्या एक्चुअल में, जो हमारे अंदर टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं उनमें से केवल दो जो हैं, एक तो मेथोनिन, मेथोनिन जो है इसके लिए कोड होता है क्या? AUG। इसके लिए केवल एक कोडोन है AUG। एंड एक होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन इसके लिए होता है UGG। ये दो जो अमीनो एसिड हैं ये केवल ऐसे हैं जिनके लिए केवल एक ही कोडोन होता है। मेथोनिन जो है इसके लिए केवल क्या है? AUG। एंड जो ट्रिप्टोफैन है इसके लिए केवल क्या है? UGG। इसके अलावा अब कितने बचे टोटल? 18। बाकी के जो 18 अमीनो एसिड है, भाई टोटल 20 होते हैं, ये कितने हो गए? 2 हो गए। अब बाकी के जो 18 अमीनो एसिड है, रेस्ट ऑफ द 18 अमीनो एसिड्स, rest of the 18 amino acids are coded by more than one codons। केवल दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए केवल एक एक कोड होता है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं, मतलब जो 18 अमीनो एसिड हैं, उनके लिए क्या होता है? एक से ज़्यादा कोडोन अवेलेबल होते हैं। कुछ तो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए होते हैं 2 कोडोन, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए होते हैं 4 कोडोन, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए होते हैं 6 कोडोन। आपके एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे जो 64 कोडोन दिए हुए हैं वहाँ पर सब लिखा भी हुआ है। तो कुछ यहाँ पे अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके लिए, देखो केवल 2 ऐसे हैं जिनके लिए एक एक जो कोडोन है वो प्रेजेंट है। तो ये याद रखना है कौन कौन से हैं? मेथोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। बाकी के जो 18 अमीनो एसिड हैं उनके लिए क्या होते हैं? मोर देन वन कोडोन होते हैं। तो इस तरह के जो अमीनो एसिड है उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं दैट कोडोन्स शो डीजनरेसी, कि एक जो अमीनो एसिड है, सेम जो अमीनो एसिड है, इट कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ल्यूसिन, ल्यूसिन, सेरिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, सेरिन, आर्जिनिन, अगर आप ये चेक करेंगे, हर एक जो ये अमीनो एसिड है, हर एक जो अमीनो एसिड है, इट इज कोडेड बाय एक्चुअली 6 कोडोन। मतलब जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन के लिए कितने होंगे? 6 कोड होंगे। सेरिन के लिए भी कितने होंगे? 6 कोड हैं। एंड जो आर्जिनिन है इसके लिए भी कितने हैं? 6 कोड हैं। each of these amino acids coded by 6 कोडोन्स। भाई ल्यूसिन के लिए 6 कोडोन है, सेरिन के लिए 6 कोडोन है, एंड जो आर्जिनिन है इसके लिए भी कितने हैं? 6 कोडोन है। मतलब जो 18 कोडोन है, 18 कोडोन तो केवल इन 3 के लिए ही है। तो कई सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनके लिए मोर देन वन कोड प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं की वजह से आप बोल सकते हो, इन्हीं के रेस्पेक्ट में टर्म यूज किया गया है कोडोन्स शो डीजनरेसी। मतलब कई सारे जो कोडोन ऐसे हैं
कई सारे कोडन यहाँ पे ऐसे हैं, मतलब कई सारे सॉरी अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए मोर देन जो वन कोड है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं CCU, CCA, CCG, ये सब कोड करते हैं किसके लिए? प्रोलीन के लिए। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं UUC, ये कोड करते हैं किसके लिए? फिनाइल एलेनिन के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं फिफ्थ जो हमारा पॉइंट था कि कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कोडोन क्या है UUU, तो हमेशा जो अमीनो एसिड है वो क्या आएगा? फिनाइल एलेनिन, ये फिक्स है। अगर कोड क्या है UUU है तो हमेशा जो अमीनो एसिड है वो क्या आएगा? फिनाइल एलेनिन। ये तो है हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट, कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस। ये जो लिखा था कोडोन्स आर नॉन एम्बिगुअस, कि हर एक जो कोडोन है वो किसी पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है उसी को कोड करता है। UUU always codes for phenylalanine, but phenylalanine can also be coded by UUC। इसको हम क्या बोलते हैं? डीजनरेसी ऑफ कोडोन, कि जो सिंगल अमीनो एसिड है, जो सेम अमीनो एसिड है, इट कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। UUU हमेशा कोड करेगा फिनाइलएलेनिन के लिए, या ये भी बोल सकते हो UUC हमेशा कोड करेगा किसके लिए? फिनाइलएलेनिन के लिए। लेकिन आप देख सकते हो जो फिनाइलएलेनिन है इसके रेस्पेक्ट में तो कितने कोड हैं? एक्चुअल में दो कोड हैं, UUC भी है इसके लिए एंड UUU भी है एंड UUC भी है। तो एक कोड है, एक कोड से तो कितना अमीनो एसिड आना है? एक कोड है तो मतलब वो स्पेसिफिक है किसी एक अमीनो एसिड के लिए, बट एक जो अमीनो एसिड है, हर एक जो अमीनो एसिड है, ज़्यादातर जो अमीनो एसिड है उनके लिए मोर देन वन कोडोन है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडोन भी होते हैं, मतलब कई सारे ऐसे भी कोडोन हैं जो कि किसी सिंगल जो अमीनो एसिड है उसके लिए कोड करते हैं। जैसे UUU, UUC, ये एक तरह से क्या है? दो कोडोन है, दोनों जो कोडोन है ये कोड करते हैं किसके लिए? फिनाइल एलेनिन के लिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं CCU, CCA, CCC, CCG, ये चारों जो कोडोन है ये किसके लिए कोड करते हैं? प्रोलीन के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीजनरेसी ऑफ कोडोन, कि किसी जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है उसके लिए कई सारे जो कोडोन है, मोर देन जो वन कोडोन है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे कोड मतलब या ऐसे कोड जो कि किसी पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है, हर एक जो कोड है वो तो खैर किसी पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड है उसी के लिए कोड करेगा, बट कई सारे कोडोन ऐसे होते हैं जैसे कि ये और ये चारों किसके लिए कोड करते हैं? प्रोलीन के लिए। अब यहाँ पे आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे कि जो भी कोडोन है इसमें जो डिफरेंस है वो किसका है? थर्ड बेस का। देखिए शुरू के जो दोनों बेस है वो तो सेम है, CC, डिफरेंस किस में है? थर्ड बेस में। यहाँ पे U है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है। इवन आप यहाँ भी देख सकते हैं, इनमें आप देखोगे जो इनके शुरू के दो तो सेम है, UU, यहाँ भी UU, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला क्या है? U है और यहाँ पे क्या है? C है। तो ये जो थर्ड बेस है, यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई थी, इसको हम बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। अब देखिए होता क्या एक्चुअल में, जो mRNA होता है, mRNA पे क्या होते हैं? कोडोन होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि टोटल कितने होते हैं? 64 टाइप के कोडोन्स। अभी हम डिस्कस करेंगे जो 64 हैं उनमें से एक्चुअल में जो फंक्शनल हैं वो तो कितने होते हैं? 61। जो 3 कोडोन है वो तो होते हैं क्या? स्टॉप कोडोन, मतलब वो एक तरह से जो प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करते हैं, जो ट्रांसलेशन है उसको टर्मिनेट करते हैं। बाकी जो फंक्शनल है, जो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, वो कितने हैं? 61। अब 61 जो अमीनो एसिड हैं, 61 जो कोड हैं, 61 जो कोडोन है, उसके लिए जो tRNA है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं tRNA के बारे में। जो tRNA होता है, tRNA के पास में क्या होता है? जब हमने डिस्कस किया था कि tRNA के पास में ये यहाँ पे
देखो ये हो गया जैसे टीआरएनए, यहाँ पे क्या होता है, एंटी कोडोन होता है, ये क्या होता है, एंटी कोडोन। तो जितने कोडोन होंगे उतने ही क्या होंगे, एंटी कोडोन होंगे। हर एक जो टीआरएनए है उसके पास में क्या होता है, एक एंटी कोडोन होता है। जब 61 टाइप के कोडोन हैं, मतलब फंक्शनल कोडोन है 61 टाइप के, तो 61 टाइप के ही क्या होंगे, टीआरएनए होंगे। एंड हर एक जो टीआरएनए है उसके पास में क्या होगा, अपना एक एंटी कोडोन होगा। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो टीआरएनए है वो 61 नहीं बल्कि करीब 45 के आसपास मिले। 45 जो टीआरएनए है उससे भी जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोट है, अपना पूरा काम चला लेते हैं। मतलब ये कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको परफॉर्म कर लेते हैं केवल 45 टीआरएनए से, जबकि होने कितने चाहिए यहाँ पे, टोटल 61 टाइप के टीआरएनए। भाई हर एक जो टीआरएनए है उस पर क्या होता है, हर एक टाइप का जो टीआरएनए है उस पर स्पेसिफिक एंटीकोडन होता है। जब 61 टाइप के कोडोन होंगे एमआरएनए पे, मतलब फंक्शनल कोडोन, तो जो टीआरएनए वो कितने होने चाहिए, 61 टाइप के। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कितने मिलते हैं, 45 टाइप के मिलते हैं। तो अब यहाँ पे जानने की कोशिश की गई कि भाई जो बैक्टीरिया है इतने कम जो टीआरएनए है इनसे कैसे काम चल लेता है, मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो किस मतलब एफिशिएंटली परफॉर्म भी हो रहा है एंड कोई उसको दिक्कत नहीं आती। तो जानने की कोशिश की। अब देखिए यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में, जब पता किया गया, जैसे मान लीजिए ये कोई टीआरएनए है, इसमें मान लेते हैं हम कि ये तो है इसका 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड है, और ये क्या है, 5 प्राइम एंड। जो 3 प्राइम एंड है यही कैरी करता है किसको, अमीनो एसिड को। जो 3 प्राइम एंड है ये कैरी करता है किसको, अमीनो एसिड को। अब मान लेते हैं जैसे ये रहा एमआरएनए, ये एमआरएनए, इसमें ये है 5 प्राइम और ये क्या है, 3 प्राइम। यहाँ पे मान लेते हैं कोई कोड है, जैसे ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, सी। जो एमआरएनए है उस पे कोड क्या है, सी। तो जो टीआरएनए है उसमें यहाँ पे एंटीकोडन क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए क्या, ए जी। यहाँ पे क्या होगा, ए जी। एंड ये जो ए जी वाला जो टीआरएनए है जिसके एंटीकोडन में ए जी है, उसका जो 3 प्राइम एंड है उस पे एक्चुअल में जो अमीनो एसिड है वो कौन सा आएगा, फिनाइल एलेनिन। ठीक है भाई, जो टीआरएनए है इसके पास में एंटीकोडन क्या है, ए जी। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पे एमआरएनए है, मतलब इसके साथ में जो बेस है इनके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। जो एमआरएनए है उस पर कोड क्या है, यूयूसी किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनिन के लिए। तो जो टीआरएनए है अपने इस एंटीकोडन की मदद से इसको रिकॉग्नाइज करता है और ये लेके आता है किसको, अमीनो एसिड को। कौन सा अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनिन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूयूसी है। यूयूसी कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। तो टीआरएनए अपने एंटीकोडन की मदद से इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये तो बात होगी इसके बारे में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए जो एमआरएनए है उस पर कोड है कौन सा, यू, ये कहता है यूयूसी। अगर मान लीजिए कोड क्या है, यू, जैसे मान लेते हैं हम ये 5 प्राइम 3 प्राइम, और मान लेते हैं यहाँ पे ये कोड था क्या, यू। अब देखिए यू जब आता है तब भी क्या आएगा, फिनाइल एलेनिन। ये रहा यहाँ पे टीआरएनए, टीआरएनए लेके आएगा किसको, अमीनो एसिड को। एंड अमीनो एसिड कौन सा होगा यहाँ पे भी, फिनाइल एलेनिन। क्योंकि देखिए होता क्या है, ये इसके पास में है ए जी, मतलब ये वाला जो टीआरएनए था सेम टीआरएनए यू को भी कोड कर सकता है। अब देखिए ए एंड यू इनमें पेयरिंग हो जाएगी, ए एंड यू इनमें पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन जो जी एंड यू है इनमें प्रॉपर पेयरिंग नहीं होती है। तो जो तीसरा बेस होता है इसी को क्या बोला जाता है, वोबल बेस। जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उन्होंने यही बताया कि कई बार क्या होता है एक्चुअल में, कि शुरू के जनरली क्या होता है कि जो शुरू के जो 2 बेस होते हैं, एंटीकोडोन एंड जो कोडोन है, उनके जो शुरू के 2 बेस हैं उनमें तो प्रॉपर जो पेयरिंग है वो हो जाती है। लेकिन जो तीसरा वाला होता है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये कोडोन के हैं, ये एंटीकोडोन के हैं, तो इनमें क्या हुआ, ये शुरू के 2 इनमें तो पेयरिंग हो गई। जो तीसरा वाला था इनमें प्रॉपर पेयरिंग नहीं होती है, एंड तब भी जो सेम अमीनो एसिड है उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। मतलब वो जो कोडोन है, जो टीआरएनए है, उस कोडोन को रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड जो अमीनो एसिड है उसको वो प्लेस कर देगा।
तो पहले वाले केस में तो क्या हो रहा है, प्रॉपर पेयरिंग हो रही है। यहाँ पे सेम जो टीआरएनए है वो यहाँ पे भी यूज हो रहा है। केवल शुरू के 2 बेस चेक किए बस, कोडोन के देखा कि यू यू है, जिसका मतलब ये है कि तीसरा चलो कुछ भी हो, यू हो यहाँ पे या सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा यहाँ पे, फिनाइल एलेनिन आएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, जो एक टीआरएनए है उसने क्या किया, एक तरह से 2 जो कोडोन है उनको रीड कर लिया। एक तो रीड किया यू यू सी को, दूसरा रीड किया किसको, यू 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 को। तो इस वजह से क्या होता है कि जो 61 टाइप के जो कोडोन है एमआरएनए पे, उनको कोड करने के लिए जो टीआरएनए है वो थोड़े कम रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि जो एक एक टीआरएनए है, एक टीआरएनए आप समझ सकते हो कि जो मल्टीपल कोडोन है उनको रीड कर सकता है। और यहाँ पे होगा क्या, मेनली जो शुरू के 2 जो बेस होते हैं उनमें पेयरिंग हो जाती है, तीसरा वाला जो बेस है उसमें पेयरिंग प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हो पाती है। तब भी जो अमीनो एसिड है, क्योंकि उसको सेम जो अमीनो एसिड है उसको कोड करना है, तो वो जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है उसको वहाँ पे प्लेस कर देता है। ठीक है, इसको बोला गया वोबल हाइपोथेसिस। क्या जो थर्ड बेस है इसको हम बोलते हैं वोबल बेस। इसके लिए दी गई वोबल हाइपोथेसिस। जो थर्ड बेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वोबल बेस। तो इस वजह से क्या होता है, जो टीआरएनए है, टीआरएनए का नंबर अगर कम भी होगा तब भी जो सेल है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको वो प्रॉपरली परफॉर्म कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा अब आपको देखिए याद रखना है, जो कोडोन होते हैं, एक तो होता है स्टार्ट कोडोन। जैसे मान लेते हैं हम कि ये है एमआरएनए, ये है 5 प्राइम और ये क्या है 3 प्राइम। एक तो होता है स्टार्ट कोडोन, ये AUG। जो AUG है इट कोड्स फॉर मेथियोनिन। जो AUG है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन इसी को बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। तो जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए पे सबसे पहला जो कोड होता है वो होता है AUG, एंड AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन अमीनो एसिड। एंड जो लास्ट में होता है, मतलब जो प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए होता है, ये 3 टाइप के कोड हो सकते हैं। क्या तो होता है UAA, या हो सकता है UAG, या हो सकता है UGA। UAA, UAG या UGA, ये होता है, इनके अपने नाम है, ओकर, अम्बर, ओपल। UAA, UAG, UGA, इनको बोलते हैं हम क्या, टर्मिनेशन कोडोन। ये तीनों क्या है, टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, स्टॉप कोडोन। जब प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, AUG, एंड AUG ऑलवेज कोड्स फॉर मेथियोनिन। देखिए मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए पे जो फर्स्ट कोडोन है वो हमेशा क्या होता है, AUG। एंड जो AUG है वो कोड करता है किसके लिए, मेथियोनिन के लिए। तो ये तो एक तरह का, देखिए AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड AUG ऑल्सो एक्ट एज स्टार्टिंग सिग्नल। मतलब ये बताता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो सिंथेसिस है उसको स्टार्ट करना है, या जो ट्रांसलेशन है उसको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे कई सारे कोड होंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड जब चेन को यहाँ पे टर्मिनेट करना है, यानी कि जो प्रोसेस है उसको एंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इन तीनों में से कोई ना कोई जो एक कोडोन है, तीनों में से कोई एक कोडोन यहाँ पे मिलेगा, UAA, UAG या UGA। जैसे ही कोडोन आता है, ये जो कोडोन है ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो जो प्रोसेस है उसका यहाँ पे एंड हो जाता है, मतलब जो ट्रांसलेशन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट कोडोन AUG एंड टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन क्या है, UAA, UAG, UGA।